आप local.com देख रहे हैं और मेरा नाम है नीलेश। सोचिए कि पानी में जो बड़े बड़े जहाज चलते हैं उनका वजन कितना होता होगा, कई लाख टन। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इन जहाज़ों को सिर्फ पानी के दम पर 26 मीटर यानी कई मंजिला इमारत के बराबर ऊपर उठा दिया जाता है। जी हाँ, दुनिया में एक ऐसी जगह भी है। इस जगह का नाम है पनामा कनाल यानी कि पनामा नहर। ये नहर अपने आप में इतनी खास इसलिए है क्योंकि इस नहर से गुजरने वाले जहाज़ों को ऊपर उठाने और नीचे उतारने के लिए जो इंजीनियरिंग काम करती है वो इसे दुनिया में सबसे खास और सबसे अलग बनाती है। इस नहर से होने वाली कमाई इतनी है कि पनामा नाम के देश की पूरी अर्थव्यवस्था इसी नहर पर टिकी हुई है। आइए आज समझते हैं पनामा नहर के बारे में और ये नहर काम कैसे करती है। पनामा नहर को बनाने का आइडिया 15वीं शताब्दी में ही आ गया था, लेकिन गरीबी, भूखमरी, बीमारी और कई और समस्याओं की वजह से ये काम टलता गया। आखिर में अमेरिका ने इसमें हाथ लगाया और 1914 में इसका काम पूरा हो गया। ये नहर प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर यानी कैरेबियन सी को जोड़ती है। इसकी लंबाई लगभग 80 किलोमीटर है और ये गाटुन नाम की झील के बीच में से होकर गुजरती है। इस नहर को बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? जब ये नहर नहीं थी तो पूर्वी अमेरिका से पश्चिमी अमेरिका जाने के लिए या यूरोप से पूर्वी या पश्चिमी अमेरिका जाने के लिए लगभग 12,679 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ता था। ये रास्ता एक्स्ट्रा था। पनामा नहर बनाने के बाद ये रास्ता कम हो गया। समझिए नहर बनी कैसे। एक तरफ उत्तरी अटलांटिक महासागर है, दूसरी तरफ प्रशांत महासागर है, बीच में गाटुन नाम की झील है। लोगों ने दिमाग लगाया कि यार इतना घूम के जाते हैं, इस तरफ भी पानी है, उस तरफ भी पानी है, बीच में भी पानी है, तो क्यों ना बीच से ही निकल जाएं। लेकिन इसमें एक समस्या थी। प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर नीचे हैं और बीच में जो गाटुन झील है वो 26 मीटर ऊपर है। अब इतने भारी जहाज 26 मीटर ऊपर चढ़ेंगे कैसे? सबसे बड़ी मुश्किल यही थी। लेकिन बीटेक वालों का दिमाग एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करता है। उन्होंने आइडिया निकाल लिया। यही आइडिया इस नहर को सबसे खास बनाता है। सबसे पहले तो गाटुन झील में इस पार से उस पार तक नहर खोदी गई। खोदने की जरूरत बहुत कम थी, पानी पहले से ही था, बस गहराई तय कर ली गई। फिर नहर के दोनों ओर गेट बनाए गए। इन गेट्स को लॉक कहते हैं। इन्हीं गेट में जो इंजीनियरिंग काम करती है वो इंजीनियर्स की दुनिया के लिए सबसे बड़ी कामयाबी कही जाती है। इन गेटों की खूबी ये है कि ये करोड़ों लीटर पानी और इतने भारी जहाज का वजन उठा लेते हैं और उनको रोक के रखते हैं। ना सिर्फ रोक के रखते हैं बल्कि उनकी ऊंचाई भी बढ़ा देते हैं। अब समझते हैं कि ये गेट काम कैसे करते हैं। मान लीजिए कि आपको प्रशांत महासागर से कैरेबियन सी में जाना है, बीच में गाटुन झील है। सबसे पहले आप पहुंचेंगे जैसे हम किसी टोल प्लाजा पे पहुंचते हैं। आप लाइन में लगेंगे क्योंकि और भी जहाज होते हैं। इस 26 मीटर की ऊंचाई को चढ़ने के लिए 3 स्टेप बनाए गए हैं। इनको सीढ़ी समझ लीजिए। सबसे पहले जब आप लाइन में लग जाएंगे आपके सामने 3 गेट होंगे। पहला वाला गेट खुलेगा, वो जहाज अंदर जाएगा और गेट बंद हो जाएगा। गेट बंद होने के बाद लगभग 4 करोड़ लीटर पानी उस गेट वाले हिस्से में भर दिया जाता है। इससे फ़ायदा क्या होता है? इतना भारी जहाज इतना पानी भर दिए जाने के बाद 8 से 9 मीटर ऊपर हो जाता है। जब ये जहाज ऊपर आ जाता है आपका लेवल आपके सामने वाले ब्लॉक के बराबर हो जाता है। बराबर हो जाने पर दूसरा वाला गेट खोल दिया जाता है और बगल में रेल के इंजन लगे होते हैं जो आपके जहाज को टोचन करके दूसरे वाले हिस्से में ले जाते हैं। जैसे ही आप दूसरे वाले हिस्से में जाते हैं पीछे वाला गेट बंद हो जाता है और अब दूसरे वाले ब्लॉक में 4 करोड़ लीटर के आसपास पानी भर दिया जाता है। जहाज फिर से 8-9 मीटर ऊपर उठ जाता है और तीसरे वाले लेवल के बराबर में आता है। एक बार फिर से पानी भरा जाता है और ये जहाज गाटुन झील के बराबर में पहुंच जाता है। एक लेवल से दूसरे लेवल में जहाजों को खींचने के लिए रेल के इंजन लगे हैं जो मोटे मोटे रस्सों से जहाज को बांधते हैं और खींच कर ले जाते हैं। खास बात यह है कि इस टाइम पे जहाज का कैप्टन कुछ भी नहीं करता है। सारा काम उस लॉक को चलाने वाले मैनेजर्स ही करते हैं। तीनों लेवल पार करने के बाद जहाज गाटुन झील के बराबर में पहुंच चुका है और अब ये जहाज आराम से गाटुन झील को पार कर सकता है। दूसरे सिरे पर पहुंचने के बाद जैसे ये जहाज को चढ़ाया गया है ठीक उसी तरह से पानी कम कर करके 3 बार में इस जहाज को उतार दिया जाएगा और अब आप कैरेबियन सी में जा सकते हैं। ये पूरी प्रक्रिया काफ़ी खर्चीली पड़ती है, लेकिन इसका विकल्प इससे भी ज़्यादा खर्चीला है। जब ये नहर नहीं थी तो हम आपको बता चुके हैं कि 12,000 से ज़्यादा किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ता था। अभी भी ये 80 किलोमीटर का रास्ता तय करने के लिए 10 घंटे से ज़्यादा का समय लगता है, लेकिन ये 10 घंटे उस 12,000 किलोमीटर से कम ही है।
खास बात यह है कि ये नहर पनामा नाम के देश में है। इस देश की पूरी कमाई इस नहर से आती है। अगर ये नहर ना हो तो शायद पनामा देश बहुत गरीब होगा, लेकिन इस नहर की वजह से पनामा के पास पैसे की कोई कमी नहीं। पनामा नहर की ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए। अगर आप इस तरह के और किस्से जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में वो भी बता दीजिए। हम कोशिश करेंगे कि उन पर भी वीडियो बनाया जाए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। धन्यवाद।